Next बेटे क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 237। राइट अ नोट ऑन सेंस ऑर्गन्स इन क्रेफिश। तो ये भी इसके मेंटेनेंस फंक्शंस के अंदर से ही एक है, यानी कि इसके सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो एक तो इसके सेंस ऑर्गन्स एंटीने की फॉर्म के अंदर होते हैं, जो कि टोटल 4 होते हैं, 2 बड़े वाले 2 छोटे वाले। उसके अलावा इनके पास कंपाउंड आइज़ होती हैं, जिससे देखते हैं। सिंपल आइज़ भी होती हैं। स्टेटोसिस्ट होते हैं, जो कि इनका बैलेंस रखने वाला, और अगर ये पलट जाए तो उनको सीधा मतलब के करने के लिए ब्रेन को मैसेज जाता है, यानी कि इनका जायरोस्कोपिक सेंसर होता है जो कि मोशन को डिटेक्ट करता है। उसके बाद इनमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये डिफरेंट केमिकल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। अब इन केमिकल्स के अंदर इसकी फूड आती है मेनली, और ये पानी के अंदर से जो उनकी फूड से वो स्मेल वगैरह फैल रही है, उसको डिटेक्ट करके फूड की तरफ को चले जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हैं प्रोप्रायोसेप्टर्स। तो ये भी इसकी मूवमेंट से और मोशन से ही रिलेटेड होते हैं। इनको भी मोशन सेंसर ही कहा जाता है। ये इस करके थोड़े डिफरेंट होते हैं कि ये बॉडी के अंदर से जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं इसके डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन से, और जहाँ पे इसके अपेंडेजेस, इसके वो टांगें वगैरह या इसके स्विम रेट्स इसकी बॉडी में अटैच होते हैं, वहाँ से ये सिग्नल लेते हैं और इसके ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो ब्रेन को पता चल जाता है एक तो बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा जब ये किसी सरफेस पे चल रहा है तो वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको भी ब्रेन तक पहुँचाता है। आप इसको आसान लफ्ज़ों के अंदर ऐसे समझें कि आप इस टाइम बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, तो चेयर पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, रज़ाई वगैरह में बैठे हैं, तो आपके ब्रेन को इस टाइम पता है कि आपके पाँव किस चीज़ के साथ टच हो रहे हैं, आपके घुटने किस चीज़ के साथ टच हो रहे हैं। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन और जिस चीज़ के साथ वो टच हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लगातार ब्रेन को पहुंचाते रहते हैं, और ब्रेन उस हिसाब से उसको प्रोसेस करके डिसीजन लेता है। सिमिलरली जब आप किसी सरफेस पे चल रहे होते हैं, हालांकि आपने जूते पहने होते हैं, लेकिन फिर भी आपके ब्रेन को पता चल रहा होता है कि इस टाइम जो नीचे सरफेस है वो किस तरह की है। स्लिपरी सरफेस है तो केयरफुल हो जाता है। अगर सरफेस बहुत ऊंची नीची है या उस पर कंकरियाँ और पत्थर बिखरे हुए हैं, इस केस के अंदर भी वो केयरफुल हो जाता है, क्योंकि आपके पाँव के अंदर जो प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं उसको बता देते हैं कि सरफेस के ऊपर बहुत सारे स्टोन्स वगैरह बिखरे हुए हैं। इस करके ब्रेन आपकी मूवमेंट्स को ज़्यादा प्रिसाइज और केयरफुल कर देता है कि आप खुदा ना खास्ता गिर ना जाएं और चोट ना लग जाए। तो सेम यही काम इसके अंदर प्रोप्रायोसेप्टर्स करते हैं। इस प्रोसेस को प्रोप्रायोसेप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर टेक्टाइल सीटी आते हैं, जो कि टच वगैरह के जो स्टिमुलस हैं उससे जो रिस्पॉन्स पैदा होते हैं उसको डील करते हैं। तो उसके बाद इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है। तो केमिकल रिसेप्टर्स हैं, ये इसके अपेंडेजेस के ऊपर और इसके हेड के ऊपर इक्वली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये छोटे छोटे उभरे हुए हिस्सों की स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीटी कहा जाता है। ये इसके माउथ पार्ट्स पे होते हैं, इसके एंटीना पे होते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये फूड को चखने का काम करते हैं। इसके अलावा जब इनका रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो ये पानी के अंदर ऑपोजिट सेक्स बट फ्रॉम द सेम स्पीशीज़ जो फेरोमोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इससे ये होता है चूँकि इनमें फर्टिलाइजेशन थोड़ी एक्सटर्नल टाइप होती है, इस वजह से ये एक ही जगह पे एक ही टाइम पे इकट्ठे होने के लिए या स्वार्मिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ के अंदर इंटरनल है, कुछ में एक्सटर्नल, आगे इसकी डिटेल आएगी। नेक्स्ट इसके अंदर जहाँ पे इसके पहले वाले फर्स्ट एंटीना इसके सर के अंदर फिट होते हैं, वहाँ पे स्टेटोसिस्ट का एक पेयर पाया जाता है। तो स्टेटोसिस्ट इसके एक्सोस्केलेटन का एक एक्सटेंशन है, अंदर को दबा हुआ हिस्सा होता है जिसके अंदर चारों तरफ सीटी होते हैं, और दरमियान में एक छोटी सी कंकरी होती है जो कि ये सैंड ग्रेन से ख़ुद बनाता है। तो स्टेटोसिस्ट का जो डिटेल स्ट्रक्चर है ये आप लोगों ने बोर्ड पे समझा हुआ है, ये भी एग्जैक्टली वही है। तो उसके दरमियान में जो स्टोन होता है उसको स्टेटोलिथ कहा जाता है, और इसका काम ये होता है कि अगर तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है तो स्टेटोसिस्ट दरमियान में सीधा है। अगर ये साइड को पलट गया या उल्टा हो गया तो स्टेटोसिस्ट की पोजीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके सेंटर में मौजूद स्टोन लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड को लुढ़क जाता है।
तो जिस सीटी को वो टच करता है उधर से ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और ब्रेन को पता चल जाता है कि बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, और फौरी तौर पे बॉडी को नॉर्मल सीटी पोजीशन में चेंज करने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करता है, यानी कि ये अपने अपेंडेजेस को यूज़ करके किसी चीज़ को पकड़ के सीधे हो जाते हैं। तो इस तरह के हम हमारे इंटरनल ईयर के अंदर होते हैं जो कि हमारा बैलेंस वगैरह मेंटेन रखते हैं। उसके बाद जो इसका ये स्टेटोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर है ये इसके क्यूटिकल के अंदर फिट होता है, इसलिए जैसे इसका एक्सोस्केलेटन मोल्टिंग के अंदर चेंज होता है तो वो भी साथ चला जाता है और नए एक्सोस्केलेटन के साथ ये नया बनता है। तो बाकी जो इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस के लिए, पोजीशन सेंस के लिए, इनको टेक्टाइल रिसेप्टर्स कहते हैं। ये इसके बैंडेजेस के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि इसके टांगों बाजुओं के ऊपर, और इसके जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। जहाँ पे क्रस्टेशियन रेंग रहा होता है या रेस्ट कर रहा होता है उस वक्त इसके जॉइंट्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जो खिंचाव को फील करते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। तो जैसे ही ये अपनी असल पोजीशन से लेफ़्ट या राइट को तिरछा होना शुरू होता है, इसके वो रिसेप्टर्स हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको सीधा करने के लिए ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है, इसके अपेंडेजेस को जाता है और ये किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के अपने आप को सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह के रिसेप्टर्स, यानी कि जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, ये उन क्रस्टेशियंस में होते हैं जिनके अंदर स्टेटोसिस्ट नहीं होता। याद रखना है कि टेक्टाइल रिसेप्टर का काम भी उसकी पोजीशन को सीधा रखना है, और अगर वो पलट जाए तो उसको सीधा करने का ब्रेन को मैसेज भेजना है। यही काम स्टेटोसिस्ट भी करता है। तो क्रस्टेशियन के अंदर दोनों में से कोई एक होता है, या तो इनके अंदर स्टेटोसिस्ट होता है या इनके अंदर टेक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। एक ही एनिमल के अंदर ये दोनों नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं इसकी आइज़। तो इनके अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं, और ये आई छोटे छोटे डंडी की तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगी होती है, उनको आई स्टॉक कहते हैं। तो ये अपने आई स्टॉक को इधर उधर घुमा के अपनी आइज़ को टिल्ट और टर्न कर सकते हैं, और अपने तकरीबन 270 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू इनको नज़र आता है। कुछ के अंदर इनको अपने सर के पिछली साइड पे भी नज़र आता है, मतलब ये आइज़ को घुमा के पीछे भी देख लेते हैं, क्योंकि आइज़ बिल्कुल ऐसे हैं कि एक छोटे से स्टैंड के ऊपर लगी होती है और इसके सर की सरफेस से ऊंची होती है। तो इसका जो लेंस सिस्टम है इसके अंदर लैदा छोटे छोटे सब यूनिट्स या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको ओमाटिडिया कहा जाता है। तो इनकी कंपाउंड आइज़ बिल्कुल वैसी हैं जैसी आपने यूनिरेमिया के अंदर पढ़ी थी, और इसकी हर आँख के अंदर, मतलब कि इसके पर आई 25 से लेके 14,000 ओमाटिडिया पाए जाते हैं। तो यही वाली जो कंपाउंड आइज इंसेक्ट के अंदर भी होती हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो आपने अगले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया हुआ है, चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्रस्टेशियन अभी अपनी लार्वल स्टेज के अंदर होते हैं, मतलब अभी एडल्ट में चेंज नहीं हुए होते, उनके अंदर एक सिंगल मीडियन फोटो रिसेप्टर होता है जो कि उनके सर के दरमियान में करके होता है, और वो सिर्फ फ़ोटो रिसेप्टर है। लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस और लाइट किधर से आ रही है ये चीज़ बताता है। उसके ऊपर इमेजेस नहीं बनते और इनको उससे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सिर्फ लाइट के होने या ना होने का पता चलता है। रीज़न इसका ये है कि वो बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ओसिलाई यानी कि जो उसके फंक्शनल यूनिट या फ़ोटो रिसेप्टर हैं वो तादाद में बस थोड़े से होते हैं। तो इसके बाज़ लार्वे होते हैं, ये प्लैंक्टोनिक होते हैं, मतलब कि पानी के फ़्लो के साथ बहते रहते हैं, इसलिए ये अपनी इन्हीं ओसिलाई को यूज़ करके अपनी पोजीशन को सही करते हैं, क्योंकि इनकी यही टेंडेंसी होती है कि जो पानी की ऊपर वाली लेयर है ये वहाँ पे जाए। तो पानी की ऊपर वाली लेयर वही होती है जिधर से लाइट आ रही होती है, क्योंकि समंदर या कोई भी वाटर बॉडी है उसमें लाइट ऊपर से आती है, सूरज ऊपर होता है, इसलिए ये उस डायरेक्शन को अपने आप को मूव करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसी का ही एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इसका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर से जो पहले वाला पार्ट है इसके अंदर एक्स ऑर्गन, वाई ऑर्गन जो कि इसके मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं वो वाला है, वो हमने ऑलरेडी बड़ी तफसील से पढ़ लिया हुआ है। दूसरे इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं, इनको एंड्रोजेनिक ग्लैंड्स कहा जाता है। ये इसके
सेफेलोथोरैक्स के अंदर पाए जाते हैं और एंड्रोजेनिक मतलब कि मेल हार्मोन्स वाले ग्लैंड्स। तो फीमेल के अंदर एंड्रोजेनिक ग्लैंड्स नहीं होते क्योंकि फ़ीमेल के हार्मोन मेल से डिफरेंट होते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेवलपमेंट के दौरान यानी कि लार्वल स्टेज के ऊपर मेल और फीमेल दोनों में ये ग्लैंड्स बनते हैं। मेल के अंदर ये डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। फ़ीमेल के केस के अंदर ये बनते तो हैं लेकिन वहीं पे ही रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एडल्ट क्रस्टेशियन फ़ीमेल के अंदर भी इनके रूमिनेंट्स यानी कि इनकी बाकियात देखने को मिलती हैं, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होते। तो जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हैं ये मेल ऑर्गन्स और मेल करैक्टर की डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, यानी कि जिस तरह से बिल्कुल इंसान के अंदर होता है ना कि टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेलनेस के करैक्टर जितने भी हैं उनको प्रमोट करता है, इसी तरह से इनके अंदर भी ऐसे ही होता है। तो इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके गोनोपोड्स आते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जहाँ पे इसके गैमीट्स बनते हैं। अगर मेल्स के अंदर से सर्जिकली एंड्रोजेनिक ग्लैंड को कट करके अलहदा कर दिया जाए तो फिर क्या होता है कि मेल के अंदर मेल वाले हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते और वो मेल फिज़िकली फ़ीमेल के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। और वही ग्लैंड को अगर मेल से कट करके एक फ़ीमेल क्रस्टेशियन के अंदर फिट कर दिया जाए तो वो वहाँ पे फंक्शनल हो जाता है, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो फीमेल जिसके अंदर पहले फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उसके अंदर मेल्स वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टीज़ और गोनोपोड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल ग्राफ्टिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। इसको सिर्फ मतलब कि टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना करते हैं, मतलब बताने के लिए कि ऐसे इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसके अंदर जो हार्मोन्स हैं ये बहुत सारे क्रस्टेशियन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और एक इनके अंदर जो फीमेल ब्रूडिंग स्ट्रक्चर है यानी कि फ़ीमेल के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे उसके एग्स वगैरह बनते हैं, वही हार्मोन्स फ़ीमेल के अंदर ब्रूडिंग स्ट्रक्चर और ब्रूडिंग बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। ब्रूडिंग कहते हैं अंडों को डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि उनको प्रिपेयर करना और उनको, जिसको कहते हैं नहीं मुर्गी अंडों पे बैठी हुई, अंडे सीना जिसको कहते हैं, वो वाला टर्म उसको ब्रूडिंग कहा जाता है। तो इसके अलावा जब इनका रिप्रोडक्टिव सीज़न शुरू होता है तो इसके आई स्टॉक की बेस पे जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर से इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इनकी स्किन का, या फीमेल्स के केस के अंदर उनके जो एब्डोमेन का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये जैसे कि ये है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को साइन स्टिमुलस कहा जाता है, यानी कि इसी स्पीशीज़ के मेल जब देखते हैं कि फ़ीमेल के एब्डोमेन का कलर चेंज हो गया है तो उनको पता चल जाता है कि अब रिप्रोडक्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है और फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन वगैरह के लिए इसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, इसी वजह से ये जो है इसका कलर चेंज हो गया है। तो मेल्स के अंदर इस कलर को देखते ही जो क्या कहते हैं उनके अंदर भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर जो मेल्स हैं ये एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह, और ये सारे का सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ एक कलर चेंज से स्टार्ट होता है। तो डिटेल इसकी बेटे ज़ूलॉजी पेपर ए में थी, आप लोगों ने पहले पढ़ ली होगी, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन इन क्रेफिश, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 बनता है। तो क्रेफिश के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ये एक इसके एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसके एंटीना की बेस पे होते हैं। ये बना हुआ है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये इसका एंटीनल ग्लैंड है जो कि ग्रीन कलर का बना हुआ है। क्योंकि इसका एक्चुअल रियल में भी कलर ग्रीन ही होता है इसलिए इसको ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। और चूँकि ये एंटीने की बेस पे होता है यानी कि जहाँ पे एंटीना स्किन में या इसके सर में फिट होता है उसके नीचे होता है, इस करके इसको एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा क्रेफिश के अंदर या दूसरे क्रस्टेशियन के अंदर इनको मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये सेकंड मैक्सिला है जो उसके माउथ के अंदर बनता है, ये उसके पास करके होते हैं। यानी कि एक ही ऑर्गन के तीन नाम हैं, एंटीनल ग्लैंड नंबर 1, ग्रीन ग्लैंड नंबर 2 और मैक्सिलरी ग्लैंड नंबर 3।
चीज़ एक ही है, इस करके इसको एमसीक्यूज़ वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना। वो आपसे पूछे मैक्सिलरी ग्लैंड के ऊपर नोट लिखें आप, वहाँ पे कहीं हमने ये पढ़ा ही कोई नहीं। तो एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अरेक्निड यानी कि वो जो स्पाइडर वगैरह के अंदर कॉक्सल ग्लैंड हमने पढ़े उनसे मिलता जुलता है। और इसी वजह से बहुत सारे जोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो क्रस्टेशियन है यानी कि केकड़े, क्रेफिश वगैरह और जो अरेक्निड्स हैं स्पाइडर, टिक्स, माइट्स, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं और ये दोनों ग्रुप एक सिंगल एंसेस्टर से बने हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो टांगें हैं वो भी एक तरह की होती हैं। शुरू में जो दो अपेंडेजेस जिनको ये वाले उनको चिली पैड्स कहा जाता है, पिंसर लाइक अपेंडेजेस, ये भी एक ही तरह के होते हैं। बिच्छू में भी ऐसे ही होते हैं और ये क्रेफिश के अंदर भी ऐसे ही होते हैं। और लंबा सेगमेंटेड एब्डोमेन भी एक ही तरह का होता है, हेड और थोरैक्स इकट्ठा होता है जिसको सेफेलोथोरैक्स कहते हैं, यानी कि ये शेयर्ड ओरिजिन की तरफ इशारा करते हैं। तो काम इस ग्लैंड का ये होता है कि बॉडी का जो एंटीरियर रीजन है, बॉडी का अगला सिरा, वहाँ से इसका जो ब्लड वगैरह उसको फ़िल्टर करता है और इसके अंदर से जो आयंस, शुगर, अमाइनो एसिड वगैरह उनको ये वापस रीअब्ज़ॉर्ब कर देता है और जो एक्स्ट्रा वाटर है यानी कि यूरिन की फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है ये अमोनिया होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया की शक्ल के अंदर ही होता है। लेकिन क्रेफिश के अंदर इन एंटीनल ग्लैंड्स के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। एक तो ये अमोनिया को अपने एक्सोस्केलेटन के डिफरेंट हिस्से, मतलब जहाँ जहाँ एक्सोस्केलेटन में जोड़ होता है वहाँ से डायरेक्ट पानी के अंदर डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं। रीज़न इसका ये है क्योंकि अमोनिया बॉडी में थोड़ी देर के लिए भी अगर रह जाए तो ये हाईली सॉल्युबल होता है, बॉडी में फैल जाता है, और दूसरा ये जहरीला होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इस वजह से इसको साथ के साथ एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में फ़र्क की वजह से होता ये है कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले क्रस्टेशियंस हैं इनके अंदर बॉडी में से आयंस बाहर को जाते हैं, मतलब साल्ट बाहर को जाते हैं और वाटर अंदर को आता है। जो मेरीन इन्वायरमेंट में क्रस्टेशियन है उनके साथ ये काम अपोजिट होता है। उनके अंदर जो साल्ट हैं वो अंदर को आते हैं और जो वाटर है वो बाहर को जाता है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि फ़्रेश वाटर और मेरीन वाटर के पानी, मतलब पानी में साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप ये समझें कि जो फ्रेश वाटर होता है इसके अंदर जो साल्ट्स होते हैं ये 0.1% होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास फ्रेश वाटर का 100 ग्राम का सैंपल है या 100 ml का सैंपल है, पानी का ग्राम और ml एक ही होता है, बाकी किसी लिक्विड का एक नहीं होता। पानी में ग्राम और ml एक ही क्वांटिटी सेम होती है, चाहे उसका वज़न करके ले लें, चाहे उसको जो क्या कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर में नाप के ले लें, वो एक ही जितना बनता है। बहरहाल 100 ग्राम या 100 ml पानी के अंदर जो फ्रेश वाटर है उसमें जो साल्ट्स होते हैं वो 0.1 ग्राम होते हैं। यही अगर आप 100 ml या 100 ग्राम पानी लेंगे समंदर से, जिसको मैरीन वाटर कहते हैं, उसके अंदर बेटे जो साल्ट्स हैं वो 35% होते हैं, यानी कि 100 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक होता है। यानी कि मैरीन वाटर इनके हिसाब से हाइपरटोनिक है, हाइपर मतलब ज़्यादा, और फ्रेश वाटर इनके लिए हाइपोटोनिक है, हाइपो मीन्स कम। वो जो फ़िश वाली एग्जांपल आपने बेटे एफएससी में पढ़ी थी और जोलॉजी पेपर ए में पढ़ी थी, ये वही है। तो फ्रेश वाटर वाले क्रस्टेशियंस हैं, इनके अंदर से आयंस और साल्ट बाहर को मूव करते हैं और वाटर अंदर को मूव करता है। इसलिए एक्स्ट्रा वाटर से जान छुड़वाने के लिए और साल्ट और आयंस को वापस रीअब्ज़ॉर्ब करने के लिए ये अपने गिल्स की सरफेस को यूज़ करते हैं और उसको एक तरह से आप समझें कि सेकेंडरी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जिसका अगला पार्ट है वो है रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस। तो क्रेफिश और बाकी सारे क्रस्टेशियन, सवाए क्रस्टेशियन का एक ग्रुप जिनको बारनेकल कहते हैं, बारनेकल मोनोइशियस होते हैं। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं क्रेफिश, उसके बाद ये जो लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं,
श्रिम्प्स हैं या प्रॉन्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे डाईईशियस होते हैं। अकेले बारनेकल्स हैं, ये मोनोइशियस होते हैं। इसके जो गोनेड्स हैं इसके थोरैक्स के डॉर्सल साइड पे होते हैं। ये बेटा इसका थोरैक्स वाला पोर्शन है, ये इसकी डॉर्सल साइड है और ये इसके गोनेड्स हैं। अब ये मेल है तो मेल के अंदर यहाँ पे टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल में एग्जैक्टली इसी जगह के ऊपर उसकी ओवरीज होंगी। ठीक है, ये इसके थोरैक्स का डॉर्सल पोर्शन बनता है। तो इसके साथ एक ट्यूब अटैच होती है जिसको गोनोडक्ट कहा जाता है। तो गोनोडक्ट को मेल और फीमेल के अंदर इसके अलग-अलग नाम होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म लेके जाने वाली ट्यूब को वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस बेसिकली गोनोडक्ट ही है। और फीमेल के केस के अंदर जो ओवरीज से ट्यूब एग लेके आगे को जाती है उसको ओविडक्ट कहा जाता है। तो ओविडक्ट भी गोनोडक्ट ही है। यानी कि गोनोडक्ट वो ट्यूब है जो गैमीट्स को आगे लेके जाती है। मेल के अंदर उसको वास डेफरेंस कहते हैं, फीमेल के केस के अंदर उसको ओविडक्ट कहते हैं। तो फीमेल के केस के अंदर जो इनका तीसरा प्रियोपोड है और मेल के अंदर पांचवें वाले के ऊपर ये ओपन होती हैं। तो इसका मेटिंग सीज़न तब स्टार्ट होता है जब एक फ़ीमेल अपनी मोल्टिंग कंप्लीट करती है और जो मेल है इसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये फ़ीमेल के गोनोडक्ट की ओपनिंग के पास अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करता है। और एक मिनट, हाँ, तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल होती है, यानी कि फ़ीमेल के पास पानी में स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं। उसी टाइम पे फ़ीमेल अपनी बॉडी से एग्स रिलीज़ करती है। एग्स जैसे ही बाहर आते हैं उस पानी में स्पर्म होते हैं, उनके साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो मज़ीद इस प्रोसेस को मतलब कि इसको तेज़ करने के लिए जो फ़ीमेल अपने स्विम रेट्स को यूज़ करती हैं, जिस तरह पंखे से किसी चीज़ को हवा करते हैं, ये पानी में फैनिंग मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एग्स और स्पर्म अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। उसके अलावा ये अपने एग्स को, इसके एग्स चूँकि चिपचिपे होते हैं ऊपर से, ये अपने एग्स को अपने जो स्विम रेट्स होते हैं यानी कि अपने पेट की निचली साइड यहाँ पे इनके ऊपर चिपका लेते हैं और उनको साथ साथ लेके फिरते हैं। तो अपने स्विम रेट्स की मूवमेंट से ही अपने अंडों को मतलब कि उलट पलट भी करते रहते हैं ताकि उनको अच्छी तरह एक जैसा उनका टेम्परेचर रहे और उनकी डेवलपमेंट सही से हो। तो इसकी वीडियो वही वाली वो जो आपको पहले सेंड की थी, जो इसको कश्ती पे पकड़ा था उसके नीचे उसके काले काले अंडे लगे हुए थे, ये वही उसी चीज़ की बात हो रही है। तो उसके बाद आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्रेफिश के अंदर डायरेक्ट होती है। मतलब ये कि जब इसके अंडे हैच होते हैं तो उसके अंदर से जो जानवर निकलता है वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह का होता है, बस साइज़ के अंदर छोटा होता है और उसका कलर का थोड़ा सा फ़र्क होता है। यानी कि वो एडल्ट एनिमल की एक छोटी वाली कॉपी होती है। तो उसके बाद इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है और जिसके बाद ये डेवलप होते होते बड़े हो जाते हैं। कुछ के अंदर एक लार्वा बनता है जो प्लैंक्टोनिक और फ्री स्विमिंग होता है, उसको नोप्लियस लार्वा कहा जाता है। प्लैंक्टोनिक मतलब ये कि वो पानी के साथ साथ इधर उधर बहता रहता है और दूसरा ये कि बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक होता है। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो नोप्लियस लार्वा है, ये लार्वा फर्दर आगे मोल्ट करके एक मिनिएचर एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। क्रैब्स और क्रैब से रिलेटेड जो दूसरे एनिमल्स हैं इनके अंदर पहले नोप्लियस लार्वा बनता है, उसके बाद एक अगली लार्वल स्टेज आती है जिसको जोइया लार्वा कहा जाता है। तो जोइया लार्वा के बाद ये अपनी तीसरी फॉर्म में जाता है जिसको पोस्ट लार्वा कहते हैं। पोस्ट लार्वा बिल्कुल एडल्ट की तरह का ही होता है, इसमें सिर्फ सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती, यानी कि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम नहीं करते, बाकी सारे का सारा एडल्ट की तरह का होता है, साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। और उसके बाद जब ये मोल्ट करता है तो ये एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को एक दफ़ा डेवलपमेंट को दोबारा से सुने कि क्रे फिश के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। एग्स के अंदर से जो जानदार निकलते हैं इसके बच्चे, वो बिल्कुल एडल्ट की तरह के होते हैं, बस साइज़ में छोटे होते हैं, कलर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, उनका कलर हल्का होता है। तो उनके अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस चलता रहता है और हर दफ़ा मोल्ट करने के बाद वो बड़े होते होते एडल्ट के साइज़ पे पहुंच जाते हैं। क्रेफिश के अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आती, डेवलपमेंट डायरेक्ट है।
तो कुछ क्रस्टेशियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि वो अपनी शक्लें बदलते बदलते एडल्ट तक जाते हैं। जब इसके एग्स हैच होते हैं तो इनके अंदर से एक छोटा सा फ्री स्विमिंग और प्लैंक्टोनिक लार्वा निकलता है, जिसको नोप्लियस कहते हैं। तो नोप्लियस के बाद इसकी जो अगली स्टेज होती है उसको जोइया लार्वा कहते हैं, जो क्रैब्स वगैरह के अंदर बनता है। और जोइया के बाद इसकी जो तीसरी लार्वल स्टेज होती है उसको पोस्ट लार्वा कहते हैं। पोस्ट लार्वा की शक्ल सूरत एडल्ट की तरह की होती है, सिवाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो उसके अंदर कोई नहीं होते। और पोस्ट लार्वा के बाद जब ये आखिरी दफ़ा मोल्ड करके एडल्ट की शक्ल सूरत इख्तियार करता है, तब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट पाई जाती है। क्रेफिश में डायरेक्ट है, क्रैब्स वगैरह के अंदर इनडायरेक्ट है। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपका चैप्टर था आर्थ्रोपोडा वाला, जो कि कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही जो आपका ज़ूलॉजी 401 का टोटल कोर्स है A to Z, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर एक दफ़ा मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर पढ़ा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट द प्रोटोजोआ। तीसरा चैप्टर था मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स, जिसके अंदर हमने फ्लैट वर्म्स पढ़े थे। पांचवा चैप्टर इसमें पढ़ा था हमने सूडोसिलोमेट्स एस्क्लेमेंथस, यानी कि राउंड वर्म्स, फाइलम नीमाटोडा वगैरह। छठा चैप्टर था फाइलम एनिलिडा द मेटामेरिक बॉडी फॉर्म, यानी कि सेगमेंटेड वर्म्स, जो हमने कल ख़त्म किया था प्रीवियस लेक्चर में अपने। सातवां चैप्टर था फाइलम मोलस्का, जिसमें ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश, ऑयस्टर, बाइवेल्विया वगैरह पढ़े थे। आठवां चैप्टर था आर्थ्रोपोडा, जो कि हमने अभी अभी ख़त्म किया है, क्रस्टेशिया वाला। इसके अंदर 3 सब फाइलम डिस्कस किए गए, ट्राइलोबाइटोमोर्फा, कैलिसरेटा और क्रस्टेशिया। और चैप्टर नंबर 9 था सब फाइलम यूनिरेमिया, द हेक्सापोड्स एंड मायरियापोड। तो ये बेटे आपके 9 चैप्टर थे जो ज़ूलॉजी 401 का मुकम्मल कोर्स था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हो गया और कंप्लीट हो गया। छोड़ा हमने इसमें से कुछ भी नहीं, A to Z सारा पढ़ा। और इसके अंदर बल्कि जो साइड इन्फॉर्मेशंस है वो भी डिस्कस की। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके पेपर इंशाअल्लाह अच्छे ही होंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। सुकून से पेपर करने हैं और डायग्राम लाजमी बनानी है। ये जो आपके टेस्ट हो रहे हैं इसमें मैं यही देखा है कि बच्चे डायग्राम कोई नहीं बनाते, डायग्राम साथ लाजमी बनाया करें, ये आपके समझें कि प्रैक्टिस है। तो अगले सेमेस्टर के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 यानी कि काइनोडर्मेटा से लेके फिर 11 हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, 12 के अंदर फिशेस, 13 के अंदर एम्फीबियन, 14 के अंदर रेप्टाइल्स, 15 के अंदर बर्ड्स और 16 के अंदर मैमल्स। यानी कि 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं जो आपके ज़ूलॉजी 402 के हैं। वो इसकी निस्बत आसान कोर्स है, क्योंकि एनिमल वो हैं जो फेमस हैं, बड़े वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं, और हमें वैसे भी उनका पता है, कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका जो जो टेस्ट आपको बताया था मंगल वाले दिन होगा, और दूसरा ये कि जो आपका टेस्ट होगा 100 नंबर का होगा, और उसका पैटर्न बिल्कुल वही होगा जो यूनिवर्सिटी ने बताया है फ़ाइनल पेपर के लिए। यानी कि 20 MCQs 20 नंबर के, और उसके बाद 4 लॉन्ग क्वेश्चन 20-20 नंबर ईच, यानी कि 80 नंबर के 4 लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में 20 MCQs होंगे, 100 नंबर, पूरे टाइम 3 घंटे। तो उसने को बेटा 3 घंटे के अंदर ही करने की कोशिश करें, ताकि आप उसको अच्छे से और अच्छे मार्क्स लेके अच्छे ग्रेड के साथ पास कर सकें। तो वंस अगेन किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।